जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यूएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों को डैश के द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है। कथाओं, कहानी, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन व स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे बच्चों को किसके द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस अधिगम में संलग्न लगाया जा सकता है। तो बता दें कि बच्चों को प्रभावी ढंग से कथाओं और कहानियों के माध्यम से, बिल्कुल यहाँ पे कथाओं और कहानियों के माध्यम से ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है बच्चों को, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक प्रकार से प्रभावी उपकरण है जो बच्चों के पढ़ने के विकल्प को बहुत ही ज़्यादा व्यापक बनाते हैं। बच्चों द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस सीखने में संलग्न करने के लिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में शिक्षण की एक विधि के रूप में कथाओं और कहानियों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वन में वह भूमि शामिल है जो मुख्य रूप से कृषि या शहरी भूमि उपयोग के अधीन है। दूसरा, विश्व के आधे से अधिक वन केवल 5 देशों ब्राज़ील, कनाडा, चीन, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही बताना है। तो यहाँ पे बता दें आप सभी को कि खाद्य और कृषि संगठन एवं जंगल को 0.5 हेक्टेयर से अधिक की भूमि के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें 5 मीटर से अधिक पेड़ होते हैं और 10% से अधिक का वेतन कवर होता है या पेड़ इन दहलीज तक पहुँचने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके मुख्य रूप से कृषि या शहरी भूमि उपयोग के अंतर्गत आने वाली भूमि शामिल नहीं होती है। तो जो यहाँ पे पहला कथन दिया गया है कि वनों में वह भूमि शामिल है जो मुख्य रूप से कृषि या शहरी भूमि के क्षेत्र के अधीन है, बिल्कुल गलत है। तो दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है कि विश्व के आधे से अधिक वन केवल 5 देशों ब्राज़ील, कनाडा, चीन, रूसी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वन पृथ्वी के प्रमुख स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है और दुनिया भर में वितरित किए जाते हैं। विश्व के आधे से अधिक वन केवल 5 देशों में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल दूसरा जो कथन यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2 ही सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। इसमें पूछा गया है कि नहीं दोस्तों, इसमें जो पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन का खोज करना है। यहाँ पे तो सांपों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे पहला जो दिया गया है कि सांप के कान नहीं होते, ये बिल्कुल सही है। जो सांप होता है उसके कोई भी कान, बाहरी कान नहीं होता है, ठीक है। दूसरा जो दिया गया है कि सांप जमीन पर उत्पन्न कंपनों को महसूस करता है, बिल्कुल सही। जो सांप जो भी प्रतिक्रिया करता है, जो भी कंपन महसूस करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सांप प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करता है। तीसरा है कि सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, बिल्कुल सांप के दोस्तों 4 खोखले दांत होते हैं, गलत है। भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये भी गलत है। भारत में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। कई सांप तो कई पाए जाते हैं, लेकिन 4 प्रकार के केवल जो हैं जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। सांप को किसानों का मित्र कहते हैं, बिल्कुल सांप को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि सांप जो है चूहों का शिकार करते हैं जो कि खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट जवाब 1, 2, ठीक है। 1 और इसका राइट जवाब दोस्तों 1, 2 इसका राइट जवाब है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और क्या दोस्तों 4 जो है इसके 5, तो ये सभी क्या दोस्तों राइट जवाब है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट है। अब इस प्रश्न में देखते हैं कहा क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा गया है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उनसे उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने के लिए कहता है जो उनके घरों में नहीं रहते हैं। तो इस गतिविधि का उद्देश्य किसका विकास करना है, रचनात्मकता का, अवलोकन का, वर्गीकरण का या आंकड़ों का संग्रह करने का।
तो दोस्तों बिल्कुल बता दें आप सभी को कि इस तरह की गतिविधियां छात्रों में आत्मविश्वासी बनने और स्वयं से पूछताछ करने में मदद करती हैं। और यह गतिविधि आमतौर पर शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और सकारात्मक सीखने के माहौल को बनाने के उद्देश्य से की जाती हैं। और इस गतिविधि को करने से छात्र अपनी छिपी हुई प्रतिभा को खोज करेंगे और सर्वेक्षण के दौरान दूसरे से बातचीत करते हुए आश्वस्त होंगे और उनके संचार कौशल में भी सुधार होगा। वे स्वयं से पूछताछ करना सीखेंगे। तो इस प्रकार से उनमें रचनात्मकता, अवलोकन और वर्गीकरण कौशल का विकास होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ए, बी और सी क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने ये पूछा गया, पौधों के जड़ों के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए कि पौधों के कौन से कार्य जो हैं जड़ों के। ठीक है, तो यहाँ पे जड़ों के कार्य के बारे में पूछा गया कि पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन को संग्रहित करना, जल और खनिज को अवशोषित करना। तो इसमें से कौन से कार्य जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो पौधों को सहारा देना, भोजन को संग्रहित करना, जल और खनिजों को अवशोषित करना। ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ए, सी और डी है। ए, सी और डी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। ये पूछा कि निम्नलिखित में से अधिगम के कौन से सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन जो है आधारित है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत है जिस पे जो है पर्यावरण अध्ययन जो है वो आधारित है। तो पर्यावरण अध्ययन एक प्रकार का बहुविषयक विषय है जो पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षार्थियों को जागरूकता के विकास में या जागरूकता से संबंधित होता है। बिल्कुल अधिगम का सिद्धांत अधिगम को अधिक व्यवहारिक और सार्थक बनाने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। यह व्यवहारिक और व्यापक शिक्षण नियम है जो कि कार्रवाई के नियम की पुष्टि करता है। तो यहाँ पे अधिगम के सिद्धांत जो उनका ईवीएस में अनुसरण किया जाता है या उनका पालन किया जाता है मूर्त से अमूर्त, इसका मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त से अमूर्त में होता क्या है, बच्चों के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझना कठिन होता है। नतीजन शिक्षक को उन मूर्त चीज़ों के बारे में पढ़ाना शुरू करना चाहिए जिन्हें हम देख और छू सकें। ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि 3 राज्यों का वह समूह जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वह कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 राज्यों का समूह पूछा गया है कि कौन से 3 राज्यों के समूह है जिनके किनारे जो है बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और क्या है तमिलनाडु, ये तीनों ही क्या हैं जो कि जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल हुआ, पांडुचेरी हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी क्या हैं बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि उपाख्यानात्मक अभिलेख, पेपर पेंसिल प्रशिक्षण, कार्यपत्रक, क्रम निर्धारण मापन या रेटिंग स्केल जिसको बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। तो आकलन क्या होता है दोस्तों जान लीजिए। आकलन एक शैक्षिक कार्य के लिए शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी एकत्रित करने, व्याख्या करने तथा विवरण करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। यह ईवीएस के उद्देश्यों को साकार करने में, अंतराल का निदान करने में मदद करती है और छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, उपाख्यानात्मक जो अभिलेख हैं वो आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। इसमें होता क्या है बता दें आप सभी को कि इसमें वह छात्रों के व्यवहार को देखने के बाद दर्ज की गई एक संक्षिप्त या कह सकते हैं कि संक्षिप्त कथा होती है। यह छात्र के जीवन की प्रमुख घटनाओं का एक रिकॉर्ड है जो छात्र के व्यवहार, प्रतिभा और क्षमताओं पर प्रकाश डालती है। यह छात्र के बारे में गुणात्मक डेटा का विवरण रखने में मदद करती है। जब समय के साथ डेटा एकत्र किया जाता है तो इसका उपयोग छात्र के व्यवहार और प्रदर्शन में प्रगति और परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। यह कक्षा में उपयोग की जाने वाली गतिविधियों और रणनीतियों की योजना बनाने में भी मदद करती है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। वहीं चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि ईवीएस की एक शिक्षिका जो अपने छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अपसारी प्रश्न पूछेगी उसे चुनिए। इसमें से कौन सा अपसारी प्रश्न है जो बच्चे की सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो प्रश्न है क्लोरोफिल क्या है,
ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? खाद्य श्रृंखला क्या है? जल के 3 स्रोतों को यहाँ पे लिखिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे अब सारी प्रश्न की बात की जा रही है जिसमें बच्चे का सृजनात्मकता का विकास होगा। बिल्कुल, जहाँ पे बच्चा अलग तरीके से कुछ सोच पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो इस तरीके से जब प्रश्न बच्चा से पूछा जाएगा तो उसमें सृजनात्मकता का जो है विकास होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? बच्चों के मूल्यांकन या आकलन करते समय किसको यहाँ पे दूर करना चाहिए? बच्चे के उत्तरों को सही या गलत आंकना, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए हमने जो सीखा पर चर्चा करें, आकलन के लिए संकेतक का उपयोग करें, बच्चों के सीखने का गुणात्मक मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से डेटा एकत्र करने या प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया होती है या 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका रचनात्मक और दूसरा होता है योगात्मक। तो सही या गलत के संदर्भ बच्चों के जवाब को देखते हुए उन्हें ईवीएस में मूल्यांकन करते समय बचना चाहिए। बिल्कुल, जब बच्चे के उत्तर को सही या गलत करना और बच्चे के मूल्यांकन करते समय इन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह हो सकता है कि परिणाम चिंता में, कम आत्मसम्मान के नेतृत्व में या विफलताओं की भावना विकास करना और उनके आत्मविश्वास में कमी या बाधा का कारण बन सकता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, बोरा चिपचिपे चावल की एक समान किस्म है, यह मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है? असम में, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो बोरा क्या एक चिपचिपे चावल की एक किस्म होती है जो मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में असम में उगाया जाता है। कहाँ पे उगाया जाता है? असम में ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। और क्योंकि वहाँ उचित कृषि जलवायु और ऋतु भिन्नता है जो बोरा चावल को उगाने के लिए आवश्यक है। असम में बोरा चावल का पारंपरिक महत्व है। जो बोरा चावल वहाँ पे उगाया जाता है उसका एक पारंपरिक महत्व है। इसे मुख्य रूप से बिहू के मौके पर खाया जाता है। बोरा चावल को दही, गुड़ और अन्य चीज़ों के साथ जो है परोसा जाता है। बिल्कुल, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि कांसे के बारे में सही कथनों का जो है चयन आपको करना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पे सही है। पहला है कि कांसा लोहे, चांदी और सोने जैसा तत्व होता है। बिल्कुल गलत है, ये तत्व नहीं होता बल्कि एक क्या होता है? मिश्र धातु होती है, ठीक है, जो कि तांबा और टिन से बना होता है। तांबे और टिन को पिघलाने पर कांसा बनता है। बिल्कुल सही है, दूसरा बी वाला यहाँ पे सही हो गया। वहीं आगे चलते हैं कि कांसा बहुत मजबूत होता है और इसका उपयोग तोपे, मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और कांसे के बने बर्तन एल्युमिनियम की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। तो कांसा एल्युमिनियम से क्या होता है दोस्तों? भारी होता है। जो यहाँ पे हल्का की बात की गई है ना, तो हल्का नहीं होता है, भारी होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ई और डी क्या है आपके सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन ए और कथन बी पर आपको विचार करना है, कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन जो हैं गलत हैं। तो यहाँ पे कथन एक दिया है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर बने ऊंचे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बी है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर घरों की बात करें तो घर जो होता है प्रत्येक क्षेत्र का एक अलग अलग घर होता है। घर का प्रकार वहाँ के क्षेत्र के जलवायु और वहाँ के परिस्थितियों पर निर्भर करता है और घर विशेष रूप से लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप या उनकी आवश्यकता कैसी है उसके अनुरूप जो है घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि मनाली में जो घर होते हैं ढालू छतें वाले मजबूत के बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और लकड़ी के होते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि मनाली एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो घर जो होता है पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें जो होती हैं झुकी हुई होती हैं। तो बिल्कुल पहला जो है गलत हो गया, दूसरा आपका सही है। तो यहाँ पे ये गलत है परंतु बी सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आँखें मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती हैं, मतलब मनुष्यों की तरह उसकी आंखें होती हैं, वह कौन सा है? तो टेलर बर्ड है, बीबर पक्षी है या इंडियन रॉबिन है या उल्लू है? तो कौन है दोस्तों? यहाँ पे अगर हम बात करें तो उल्लू है जिसकी आंखें जो होती है मनुष्य के समान होती हैं। उल्लू एक निशाचर पक्षी है जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है। उनके सिर के सामने की तरफ आंखें होती हैं जिस प्रकार मनुष्य की होती हैं। उल्लू एक मांसाहारी होता है
और उल्लू अपनी गर्दन को, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि उल्लू अपनी गर्दन को कितने डिग्री तक घुमा सकता है, तो 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा लेता है। चलिए और अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, और इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाते का एक प्रमुख उपदेश विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे ऐसे कौशल अर्जित करें कि जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें, उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद हो, परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईवीएस जो होता है प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत विषय क्षेत्र है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा जो है शामिल है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य क्या होते हैं जान लीजिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से अवगत कराना, ताकि उन्हें कक्षा के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद मिल सके। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद हो। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा गया कि घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों के छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। बिल्कुल ये वाला सही है। मनाली में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि मनाली में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ के जो घर होते हैं वो किसके बने होते हैं, लकड़ी या पत्थर के बने होते हैं, और जिनकी छतें जो होती हैं झुकी हुई होती हैं। मनाली एक पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे बांस के घरों का उपयोग नहीं किया जाता है। और लेह में 2 मंजिल के पत्थर के मकान होते हैं, भूतल पर जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि ए और सी बिल्कुल सही है। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे। अब इसमें पूछा गया है कि कपकपी के साथ, देखिए दोस्तों, कहा गया कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वो क्या होता है, आंत ज्वर, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वो होता क्या है, वो मलेरिया होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सिकोना पेड़ का उपयोग सिकोना की छाल से दवा निकालने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। और सिकोना का उपयोग भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह बवासीर और पैरों की ऐंठन सहित रक्तवाहिकों विकार के लिए भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। सिकोना पेड़ की छाल से क्विनिन नामक दवा बनाई जाती है। क्विनिन एक दवा है जिसका उपयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने। अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। बिल्कुल, ये प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि रेगिस्तान ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए कि जो रेगिस्तान ओके है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन करना है, कौन सा कथन जो है सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए कि रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लगभग 10 फीट लंबा होता है। इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं और इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। यह पानी वृक्ष के तने में एकत्र हो जाता है और इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग जो हैं पतले पाइप का इस्तेमाल जो है करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहला जो कथन दिया गया, रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना लंबा अर्थात 4 मीटर लंबा होता है, तो बिल्कुल सही है। और भी है कि इस वृक्ष की जड़ें इतनी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई भूमि में नीचे की तरफ जाते हैं जब तक कि वह पानी तक न पहुंच जाए, बिल्कुल सही है। और सी वाला है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है जिसका उपयोग स्थानीय लोग पतले पाइप का इस्तेमाल करके पीने के लिए करते हैं। वही अगला है कि यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है, अबू धाबी में नहीं, यह वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया कि बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। यहाँ बाघ के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा कथन जो है बाघ के बारे में गलत है। ठीक है, तो पहले बाघ के बारे में कुछ कथन है उसको आप जान लीजिए कि एक बाघ रात में हमसे अधिक
लोगों की तुलना में, देखिए मनुष्य से तुलना में 6 गुना अधिक दूर की चीज़ों को देख सकता है। बाघ के शरीर पर न केवल पीले और काले रंग के फर होते हैं बल्कि उसके शरीर पर पीली और काली धारियां बनी होती हैं। बिल्कुल उसके शरीर पे कैसी धारियां होती हैं, उसके शरीर पर पीली और काली धारियां जो हैं वो बनी होती हैं। बाघ की मूछें बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और वह हवा में हलचल या कंपन को महसूस कर सकता है। बाघ के सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज़ में अंतर कर सकता है। और बाघ अपने क्षेत्र को अपने मूत्र से चिन्हित करता है और एक बाघ के मूत्र की गंध से तुरंत पता चल जाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ है या नहीं। इसकी गर्जन जो है 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम समझ गए होंगे कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा गलत है। तो बिल्कुल इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं, ये सही है। दूसरा है कि अपनी मूंछों की सहायता से हम अपने शिकार का पता जो है वो लगा लेता है, बिल्कुल ये भी सही है। अंधेरे में उसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, 4 गुना नहीं दोस्तों 6 गुना ज़्यादा होती है मनुष्य। और इसकी गर्जन 5 किलोमीटर 5 नहीं 3 किलोमीटर तक इसकी जो गर्जन है वो सुनी जा सकती है। तो यहाँ पे 2 बिल्कुल गलत हैं। कौन सा गलत है दोस्तों वो आपको बता देंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछा है ना कौन सा गलत है, तो सी और डी क्या है, गलत है। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अब इसमें पूछा गया है कि पौधों में फ्लोएम किस पदार्थ के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में जो फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, खाद्य पदार्थ, जल या खनिज पदार्थ। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फ्लोएम एक जटिल प्रकार का उत्तक होता है जो संवहनी पौधों के भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिक के परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुँचाने का कार्य जो है इसका होता है। तो भोजन को, खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में परिवहन करने का काम किसका होता है? खाद्य पदार्थों का। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, इस प्रश्न में पूछा गया है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएंगे, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय देंगे, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग करें। बिल्कुल यहाँ पे बात की जा रही है कि दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी या दृष्टि विकार के साथ पैदा होते हैं, अर्थात योग या खराब पोषण या दुर्घटना के कारण बाद में दृष्टिबाधित हो जाते हैं। तो वे आंशिक रूप से नेत्रहीन या पूर्ण रूप से नेत्रहीन हो सकते हैं। इन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग जो है किया जा सकता है, जैसे मौखिक निर्देशन। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उनको उन शब्दों को देखने और प्रदान करने की जानकारी को समझने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए प्रत्येक कार्य को विधि के लिए शिक्षकों को मौखिक निर्देशन देना चाहिए। वहीं स्पर्श अधिगम अनुभव प्रदान करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके स्पर्श अधिगम को शामिल किया जाना चाहिए। कक्षा में वस्तुओं पर चर्चा करने और उनके चित्र दिखाने के बजाय शिक्षकों को वास्तव में कक्षा में वास्तविक वस्तुओं को दिखाना चाहिए ताकि बच्चे इसे स्पर्श कर सकें और अनुभव कर सकें। यह बच्चों को केवल दृष्टि पर भरोसा किए बिना अन्वेषण और अधिगम में मदद करेगा। और पाठ रिकॉर्डिंग, यहाँ पे बच्चों को निर्देशन अथवा व्याख्यान को कई बार सुनने की अनुमति देता है ताकि वे पूरी तरह से पाठ को समझ सकें। तो यहाँ पे स्पर्शी शिक्षण सामग्री अधिक से अधिक जो है वो उपयोग करना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतें, उनके देश, बाहरी लक्षण जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है। तो यहाँ पे किस प्रकार की प्रक्रिया कौशलों को जो है शिक्षिका यहाँ पे विकसित कर रही है। तो पहला अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद या प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, वर्गीकरण करना, मापन या संवाद, अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशील या संवाद, प्रश्न करना, अवलोकन या संवेदनशील या प्रयोग करना। तो किस प्रकार के अवलोकन का जो है यहाँ पे विकास होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप बता दें कि वास्तविक स्थानों जैसे चिड़ियाघर, खेत या अन्य क्षेत्रीय योजनाओं, यात्रा को, अवधारणा को समझने और इन्हें लंबे समय तक याद करने में सहायता करती है। तो यहाँ पे अवलोकन करने में, प्रश्न करने में, संवेदनशील और संवाद कौशल में जो है वृद्धि करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भारोत्तोलक है।
सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक कौन से हैं? कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है यहाँ पे भारोत्तोलक हैं। और बता दें कि अपने 10 वर्ष के करियर के दौरान इन्होंने प्रतिष्ठित ओलंपिक कांस्य के अलावा 11 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीते थे। वह 9 वर्ष के लिए राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी हैं और उन्हें कांस्य पदक जीता और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कक्षा में पोषण विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को छात्रों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना चाहिए, सामग्री को देखने के बाद शिक्षक को स्पष्टीकरण देना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उदाहरण देना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का चित्र बनाना चाहिए, मानव कृत्रिम दंतावली का मॉडल दिखाना चाहिए। तो कक्षा में पोषण विषय के बारे में अधिक प्रभावी ढंग से चर्चा करने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो यहाँ पे छात्रों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना और सामग्री को देखने के बाद स्पष्टीकरण जो है वो देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, और इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि एक ईवीएस शिक्षिका चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगी? जल से संबंधित वृत्तचित्र और फिल्में दिखाना, एक नाले का भ्रमण करना, पड़ोस में परिवार के साथ बातचीत करना, या प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा यहाँ पे इससे निकलेगा कि यहाँ पे कि प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए जाने पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। तो इस तरीके से दोस्तों उसको पता चल जाएगा कौन किसके द्वारा कितना पानी जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने। यहाँ पे पूछा गया है कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम रणनीति कौन सी होगी? अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्ररूप का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना, या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे एक तरीका है कि एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को अधिगम की पूरी अधिगम प्रक्रिया में समर्थन देने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ जो हैं यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षिका सबसे अच्छी तरीके से रणनीति बनाएगी कि अपने आस पड़ोस के क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करने और घरों में उपयोग होने वाले संरक्षण विधियों का अवलोकन करने की व्याख्या की जाए। तो ये बिल्कुल सही होगा इस प्रकार से। चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहा गया है कि कक्षा में अक्सर द्वंद्व की परिस्थिति पैदा होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करें एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें। छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे या विद्यालय में इस विषय को ना उठाएं। छात्र से कहेंगे वह अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। बिल्कुल यहाँ पे कक्षा में अक्सर जो है द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है जब कोई छात्र जो है सामाजिक या सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। तो ऐसे में क्या करना है कि सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से संबंधित एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जन समूह में मौजूद सामान्य परंपराएं, आदतें, पैटर्न और विश्वास। सामाजिक कारकों में जनसंख्या का आकार, घन और आय असमानताएं शामिल हैं। सांस्कृतिक मुद्दों से भाषा और धर्म भी शामिल है। तो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के विषय को चर्चा के लिए लाने वाले छात्र अपनी जिज्ञासा और रुचि को दर्शाता है। इस समय छात्रों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए बल्कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में एक ही विषय को संबोधित करने से अन्य छात्रों को आगे आने वाले विषयों के संबंध में अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सार्थक अधिगम तब होता है जब बच्चे प्रत्यक्ष अनुभवों को सुनकर सीखते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक को छात्र का अपना अनुभव साझा करने और उन्हें कक्षा में संबोधित करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने
कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है। नर मधुमक्खी छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तों में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रत्येक मधुमक्खियों के बारे में बात करें तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और जो अंडे देने का काम करती है, ये बिल्कुल सही है। वहीं छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। यहाँ पे नर मधुमक्खियों का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि तरुण भारत संघ नामक एक समूह किससे संबंधित है। पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण से, अधिगम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की मदद करना, स्कूल में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, ईडब्ल्यूएस से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं चलाना। तो तरुण भारत संघ नामक जो समूह है वो किससे संबंधित है, वो पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। और तरुण भारत संघ का